Studyplexity IAS. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडीप्लेक्सिटी आईएएस। आज इंडियन पॉलिटी का तीसरा क्लास है। ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। हमने डिस्कस कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने डिस्कस कर लिया कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री की भी शुरुआत कर दी है। हमने उसी क्रम में क्या देखा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद हमने देखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उसके बाद हमने पढ़ाई करी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और कुछ खामियां रह गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट की जो खामियां थी 1784 और उस खामियों की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई भी इंडिया में गवर्नर जनरल बनना नहीं चाह रहा था। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के पद से रिजाइन कर देते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं और उनकी जगह पे कोई भी आने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये काम सौंपा जाता है, बट उन्होंने 2 शर्तें रख दी कि इन 2 शर्तों की पूर्ति होगी तभी हम इंडिया यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन पे को एक्सेप्ट करेंगे। और वो क्या थी 2 शर्तें? वो 2 शर्तें जो थी उसी को फुलफिल करने के लिए एक एक्ट लाया गया, जिस एक्ट को बोला जाता है द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जाहिर सी बात है, जब कभी भी एक एबल, योग्य और कोई भी मिलिट्री ड्रिवन एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और उसमें योग्यता होगी, तो उसके पास इतनी शक्तियां जरूर होगी कि वो अपने किसी भी बातों को किसी के समक्ष रख सकता है, क्योंकि उनकी जरूरत होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, योग्य बनिए, काबिल बनिए, कामयाबी तो खुद पीछे आएगी। काबिल बनना है, जिस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने ब्रिटेन में सभी जगहों पे ये प्रूव कर दिया था कि वो एक बहुत ही एबल मिलिट्री ऑफिसर भी है और उसके साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर भी काफी अच्छे हैं। और इसलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट को उनके जो 2 कंडीशन थे, उन दोनों कंडीशन को मानना पड़ा और कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया कि हम सेटलमेंट कर रहे हैं। हिंदी में इस कानून को नाम दिया गया बंदोबस्ती कानून। क्लियर है? 2 शर्तें जो थी, उसमें पहला शर्त था कि भैया गवर्नर जनरल की हैसियत से हमें क्या चाहिए, वीटो पावर, क्योंकि ऑलरेडी वो देख चुके थे रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी और पिट्स इंडिया एक्ट में भी उसका सुधार नहीं हुआ। तो उन्हें पता था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जो उनकी काउंसिल है, उनके बीच रेगुलर कन्फ्लिक्ट होंगे और वो एक स्मूथ तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने मांगा वीटो पावर। दूसरा है, मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपको एक पॉइंट मेंशन करना होगा तो आप ये मेंशन भी कर सकते हैं कि वीटो पावर यानी प्रेसिडेंट को जो वीटो पावर है, उसकी जेनेसिस कहाँ है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 में उसकी जेनेसिस है। एग्जाम में, पीटी एग्जामिनेशन में और वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीटो पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को यानी वायसराय को आगे चल करके किस एक्ट से मिला पहली बार? तो पहली बार वीटो पावर किस एक्ट से दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट से दिया गया गवर्नर जनरल को। इसका अर्थ यह है कि जब कभी भी गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जिसे हम गवर्नर जनरल काउंसिल कहते हैं, आपको पता है कि इसमें टोटल 3 मेंबर हैं और 3 मेंबर्स अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसे लागू करना मैंडेटरी हो जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, अभी तक तो। लेकिन अब जब इन्होंने वीटो पावर मांगा और इस एक्ट से वीटो पावर दे दिया गया था, तो कोई भी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, अगर कोई भी नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशन अगर पारित कर देती है, तो उसे खारिज करने का अधिकार किसके पास होगा? वीटो पावर। उसको लागू करना है या नहीं, उसको खारिज करना है, क्या करना है, उस पर एक वीटो पावर है। और जब कभी भी गवर्नर जनरल इस वीटो पावर का यूज कर देंगे, वो कानून, वो लॉ, वो एक्ट, वो रेगुलेशन पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा। और अगर ये पारित कर भी देंगे तो इसे पास करना यहाँ पे है। पहली चीज तो ये। दूसरा जो इनका कंडीशन था कि एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम एक पोस्ट नहीं लेंगे, हम 2 पोस्ट लेंगे, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का और दूसरा है कमांडर इन चीफ का। जो सेना है मिलिट्री की, उसके भी हम सेनापति बन करके आएंगे। और आपको पता है लास्ट क्लास में ही मैंने बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल की जो 3 मेंबर थी, उसमें से एक मेंबर कमांडर इन चीफ ही होते थे। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल खुद गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर भी होंगे। पहली चीज तो एक।
ऑलरेडी इससे गवर्नर जनरल को काफी ज्यादा पावर मिल गई। इसके साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थी और जो मिलिट्री फंक्शन थी, इस दोनों को मर्ज कर दिया गया। पहले भी मर्ज हो चुका था क्योंकि यहाँ पे कमांडर इन चीफ थे, बट उतनी उस स्ट्रांगनेस के साथ नहीं थे। लेकिन अब गवर्नर जनरल खुद कमांडर इन चीफ होंगे और वो कमांडर इन चीफ इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी होंगे। तो इससे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया, मजबूत किया गया, जिससे भारत देश की एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक सिंक में चलती रहे, जिससे प्रशासन काफी इफेक्टिव तरीके से भारत देश का चलने लगे। और इसी इफेक्टिवनेस की वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट इफेक्टिव रूलर कहा जाता है, यानी प्रभावी शासक। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत देश का पहला प्रभावी शासक कौन बना, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रभावी क्यों? क्योंकि बहुत सारे कानून और जो उनके एक्शंस थे, उनकी जो पॉलिसीज थी, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अब उनके पास क्या थी? शक्तियां थी। इसलिए वो बहुत प्रभावी तरीके से भारत की एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन को चलाने में कामयाब हो पाए। और यही रीजन है कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम था उसको इंप्लीमेंट वो कर पाए। स्थायी बंदोबस्त के सिस्टम को, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थी, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक सिस्टम लाया गया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसको इफेक्टिव तरीके से लागू करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास काफी शक्तियां मौजूद थी। क्लियर है? इस पर्टिकुलर चीज से एडमिनिस्ट्रेशन जो है और ज्यादा मजबूत हुआ। ये था इस पर्टिकुलर एक्ट के 2 प्रोविजन। क्लियर है? आगे चल करके ब्रिटेन की पार्लियामेंट लेकर के आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट को लाने का जो सबसे मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो भारत देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, जो एक ट्रेडर के रूप से आई थी और अब एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई है, उसको भारत देश के अंदर ट्रेड करने की जो लाइसेंसेस है उसको रिन्यू करना। वही लाइसेंस जो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ I ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट किया था। कितने सालों के लिए? अगर आपको पहला क्लास याद होगा तो पता होगा 15 सालों के लिए रॉयल चार्टर इशू किया गया था। और 15 सालों के लिए कैसी राइट दी गई थी? एक्सक्लूसिव राइट दी गई थी, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव राइट, यानी मोनोपोली। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडीज में ट्रेड करेगी। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। जिसे आगे चल करके 1609 में उस समय के जो किंग थे, किंग जेम्स I, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड लाइसेंस थी, जो अभी तक 15 सालों के लिए दिया गया था, उसको इनडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया था, यानी अनिश्चित काल के लिए। मतलब ये है कि अब हर 15 साल के बाद आपको लाइसेंस रिन्यू नहीं करना है। अब आपको दे दिया गया है कि आप उस समय तक ट्रेड कर सकते हैं जब तक आपको रोका ना जाए। आपको हर साल या हर 15 सालों में या एक पीरियडिकल पीरियड पे अपने लाइसेंसेस को रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है, इनडेफिनिट टाइम। लेकिन एक कंडीशन लगाई गई थी। कंडीशन क्या थी? अगर ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार 3 सालों तक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है तो ऐसी परिस्थिति में उनकी जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाएगा। क्लियर है? यही लाइसेंस जो इनडेफिनिट समय के लिए दी गई थी, उसको अब उस पर एक लिमिट लगाया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत, और कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नेक्स्ट 20 साल है, उनको ये लाइसेंस दिया जाता है, वो भी एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है कि वो भारत और ईस्ट इंडीज में वो ट्रेड कर सकते हैं 20 सालों के लिए। जो इंडेफिनिट था अब उसे 20 साल के लिए लिमिट कर दिया गया। अब 20 साल के बाद इसको रिन्यू करने की आवश्यकता है। अगर रिन्यू होगा तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया में एक्सक्लूसिवली ट्रेड करेगा। क्लियर है? ये एक डेवलपमेंट यहां पे करी गई। इस एक्ट को लाने का जो सबसे मेन उद्देश्य था वो ये था। क्लियर है? इसके साथ साथ और भी प्रोविजंस ऐड ऑन किए गए। क्या थे प्रोविजन? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है,
इससे पहले जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये डिमांड किया था कि अगर मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनूंगा तो मुझे वीटो पावर चाहिए, और उसको लागू करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 लागू किया गया। इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत क्या किया गया कि वीटो पावर जो कॉर्नवालिस को मिला था, अब वो वीटो पावर जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे सब्सिक्वेंटली, उन सभी को ये वीटो पावर दिया जाएगा। मतलब अब कोई भी गवर्नर जनरल बने तो उनके पास ये शक्ति होगी कि वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फैसले को पलट सकता है, उस पर वीटो लगा सकता है। क्लियर है? ये बहुत बड़ी पावर थी जो गवर्नर जनरल को मिली। इसके साथ साथ जो और गवर्नर्स थे प्रोविंसेस में, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे हो गए, मद्रास हो गए, जितने भी गवर्नर्स हैं, इन सभी गवर्नर्स को भी वीटो पावर दिया गया कि वो भी अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल्स के डिसीजन पे वीटो लगा सकते हैं। इससे क्या हुआ कि पूरे भारत देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाया गया इस पर्टिकुलर एक्ट से। क्लियर है? ये दो चीज यहां पे ग्रांट करी गई। इसके साथ तीसरी जो चीज करी गई वो थी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में अभी कितने मेंबर थे? 3, और ऑलरेडी बताया गया कि 3 मेंबर में से एक मेंबर कौन होता था? दैट इज कमांडर इन चीफ। अब से इस चार्टर एक्ट ने इस पे एक चेंज कर दिया कि अब से कमांडर इन चीफ गवर्नर इन काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। और इसको क्यों किया गया? इसको किया गया कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग रहेगी, तो इसको डिमार्केट कर दिया गया। तो कमांडर इन चीफ अलग होंगे, 3 मेंबर की काउंसिल होगी जिसमें कमांडर इन चीफ उसके हिस्सा नहीं होंगे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 मेजर चेंजेस यहां पे करी गई। इसके साथ साथ जो और मेजर चेंज चार्टर एक्ट 1793 ने की वो थी फाइनेंशियल कंसोलिडेशन। फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, वित्तीय मामलों में बहुत सारी चीजों को एक रिफॉर्म किया गया उस पे। और क्या था? सबसे पहली चीज ये करी गई कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो एनुअल डिविडेंड है, उसको डिविडेंड है उसको कैप कर दिया गया। कितने परसेंट पे? 10% पे। अब ये क्या होता है एनुअल डिविडेंड? एनुअल डिविडेंड मेनली कंपनी की प्रॉफिट होती है। सभी खर्चे वर्चे सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट रिकॉर्ड करती है उसे कहा जाता है डिविडेंड। और ये प्रॉफिट किसको मिलता है? ये प्रॉफिट मिलता है शेयर होल्डर्स को। तो प्रीवियस एक्ट जो थी उसके आधार पे ये जो कैप था कि कंपनी जो डिविडेंड है वो कितना मैक्सिमम रख सकती है? मात्र 6%। पहले कितना था? 6%। अब थोड़ा कंपनी के शेयर होल्डर्स को थोड़ा फायदा पहुंचाने के लिए क्या किया गया? उसे बढ़ा दिया गया, 10% कर दिया गया कि अब कंपनी जितने भी प्रॉफिट है उसके 10% तक अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं एनुअली। ये एक चीज करी गई। दूसरी चीज जो फाइनेंस के टर्म में की गई वो ये थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी और जितने भी यहाँ पे सर्वेंट्स वर्क कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स हैं, और जितने भी लोग भारत देश में किसी भी पोजीशन पे कार्यरत हैं, उनकी सैलरी, पेंशन और बेनिफिट्स, ये सब के सब चीजें भारत के एक्सचेकर से दी जाएगी, इंडिया के रेवेन्यू से दी जाएगी। क्लियर है? तो अब इसका अर्थ यह है कि जितने भी खर्चे अब इंडियन रेवेन्यू का यूज किया जा रहा है, जितने भी खर्च हैं होने वाले हैं, जितने लोगों की सैलरी है, वो अब इंडिया के रेवेन्यू से दी जाएगी, ना कि कंपनी के रेवेन्यू से। क्लियर है? इसके साथ साथ यह कहा गया कि हर साल डिविडेंड देने के बाद सभी खर्चे जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं इंडिया में, चाहे वो वॉर में हो रहे हो, चाहे यहाँ के शासन प्रशासन चलाने में हो रही हो, या यहाँ पे सैलरी वैलरी सब कुछ देने के बावजूद पैसा जो है अगर ये दे दिया जाता है, इसके बाद हर साल 5 लाख पाउंड प्रति वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की क्राउन को देना पड़ेगा एज अ ट्रिब्यूट, भेंट के रूप में। हर साल 5 लाख पाउंड देना पड़ेगा। पहले तो सारे सैलरी वैलरी दे दी जाए, डिविडेंड दे दिया जाए, इसके बाद अगर पैसा है तो 5 लाख पाउंड हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी को
ब्रिटेन को देना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही लैंडमार्क चीज थी इन टर्म्स ऑफ ब्रिटेन की पॉलिसीज की। इससे हुआ क्या? इससे हुआ इंडिया को एक बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि हर साल अब भारत का पैसा 5 लाख पाउंड एज ए ट्रिब्यूट कहां जाने लगा? ब्रिटेन। फाइनेंशियल ड्रेन तो हो ही रहा था, जिसका जिक्र दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में किया है कि किस तरीके से भारत का पैसा ब्रिटेन भेजा जा रहा है। और यह बहुत बड़ी बात बोली भी जाती है कि इससे पहले, ये पहली बार था भारत के इतिहास में, इससे पहले जितने भी रूलर आए, चाहे वो मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, या कोई भी हो, यहां तक कि मुगल साम्राज्य ही क्यों ना हो, वो जब इंडिया आए तो वो इंडियन होके रहे। उन्होंने यहाँ पे वो रहे, यहाँ की संस्कृति में पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, यहाँ के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उन्होंने बिल्डअप किए। उन्होंने कभी यहाँ का पैसा निकाल करके वो बाहर लेके नहीं गए, वो एज ए रूलर ऑफ इंडिया काम किए। बट अभी ब्रिटेन एज ए रूलर ऑफ इंडिया क्या कर रही थी? वो काम यहाँ कर रही थी, लेकिन यहाँ के लिए नहीं कर रही थी। अब वो यहाँ के पैसे को निकाल करके बाहर लेकर के जाती है। इसलिए इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं, जब आप इतिहास पढ़ते हैं, बहुत एक डिबेट है मार्केट में कि कौन है इंडियन और कौन बाहर से आया है, कौन गया है, तो आपका जवाब इन अ लॉजिकल सेंस एक ही चीज होना चाहिए कि सिर्फ ब्रिटिशर्स भारत के नहीं थे, दे आर आउटसाइडर। अदरवाइज जो भी बाहर से लोग आए, चाहे वो सुंग है, प्रतिहार है, या जो भी आए यहाँ पे, सकाज, मुस्लिम, इंडिया में हिंदू, जो भी भारत देश में आए, वो यहां रहे, यहां बस गए, यहां का हिस्सा बने, और उन्होंने यहां के पैसे को यहीं के डेवलपमेंट में लगाया। तो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एन आउटसाइडर। हु इज कंसिडर्ड टू बी एन आउटसाइडर? ब्रिटिशर्स। क्योंकि वो आए यहां पे शासक बन करके, लेकिन वो यहां पे रहे नहीं। वो यहां पे काम करते थे, कमाते थे, यहां से पैसा लेकर के ब्रिटेन चले जाते थे। पहले करप्शन के माध्यम से पैसा यहां से बहुत ड्रेन किया गया। दूसरे, सेकंड, सैलरी लेकर के यहां से अपने परिवारों को भेजने लगे, तो यहां इंडिया का पैसा वहां जाने लगा, जो यहां पे क्लॉज ऐड किया गया कि सैलरी सब इंडिया के रेवेन्यू से ही दिया जाएगा। और तीसरा कि अब एज ए ट्रिब्यूट 5 लाख पाउंड हर साल भारत से बाहर निकाला जाने लगा। तो इससे क्या होने लगा? वेल्थ ड्रेन। क्लियर है? इसके अलावा इंडिया की फाइनेंसेस पे ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई। वो कैसे? इस एक्ट के तहत ब्रिटेन की क्राउन को यह अधिकार दे दिया गया, हैज गिवन द राइट ओवर द इंडियन फाइनेंसेस। वो कैसे? कि सैलरी देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद, एनुअल ट्रिब्यूट 5 लाख पाउंड देने के बाद, अगर पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सरप्लस में आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस सरप्लस के पैसे को डाइवर्ट करने का अधिकार किसके हाथों में है? ब्रिटेन की क्राउन ने डायरेक्टली अपने हाथों में ले लिया कि अगर ज्यादा पैसा होगा तो ब्रिटेन की क्राउन उस पैसा को अपने पास मंगा लेगी। क्यों? कोई तो रीजन होगा। रीजन था कि भैया ट्रिब्यूट तो दे दिया गया है, लेकिन रीजन था कि ब्रिटेन की क्राउन उस पैसे का इस्तेमाल करेगी इंडिया के डिफेंस में। इंडिया के डिफेंस इन द टर्म्स ऑफ कि ब्रिटेन की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं, उसकी डिफेंस में, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो पैसा सरप्लस में आएगा उसको यूज करेगी। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रिब्यूट भी देना है, जो खर्च हो रहा है वो तो होगा क्योंकि शासन प्रशासन में चलाना है। सैलरी और डिविडेंड और प्रॉफिट के बाद अगर पैसे बच जाते हैं, उस पैसे को ब्रिटेन, उस पैसे पे डायरेक्टली कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटिश की क्राउन का होगा। तो फाइनेंशियल टर्म्स में ये सारी चीजें करी गई, और जो एक मेजर डेवलपमेंट है इस एक्ट के तहत। क्लियर है? इस एक्ट ने एक और काम किया, सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियरी। आपको बताया गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर पहले ही आ चुका है, लेकिन उस सेपरेशन में एक चीज देखने को मिला था कि एग्जीक्यूटिव काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास भी बहुत सारी जुडिशियरी की जो काम है वो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा हुआ था। इस एक्ट के बाद जुडिशियरी और रेवेन्यू मैटर को एक्सप्लिसिटली डिवाइड कर दिया गया। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, पहले अंग्रेजों के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्या होते थे? रेवेन्यू अदालत, टैक्स और इन सब चीजों के मामले जो यहां सुने जाते थे। रेवेन्यू, जिसे क्या कहा जाता था? माल अदालत। बहुत सारे माल अदालत थे। इस माल अदालत को
अब इस एक्ट के तहत एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कि अब जो रेवेन्यू के मैटर पे भी जो कोई भी विवाद होगा, उस विवाद की सुनवाई जुडिशरी करेगी, ना कि कंपनी या फिर जो कंपनी के तहत गवर्नर इन काउंसिल है, जो यहाँ की प्रशासन देख रही है, अब वो नहीं करेंगे। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा या तो वो करेंगे या तो और प्रोविंशियल कोर्ट है उनके अधीन आएगा, इसलिए रेवेन्यू कोर्ट को इन्होंने अलग कर दिया। इसके अलावा और भी जो रेवेन्यू के मामले थे जो कोर्ट में सुने जाते थे, जो जुडिशियल इन नेचर हुआ करते थे, उसको भी पूरी तरह से सेग्रीगेट कर दिया गया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा की जो जुरिडिक्शन थी उसको और स्ट्रीमलाइन किया गया कि उनकी जुरिडिक्शन न्यायिक क्षेत्रों में बनी रहे और गवर्नर जनरल इन काउंसिल की जो जुरिडिक्शन है वो सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्रों तक सीमित रहे। इसको और डिमार्केट कर दिया गया। तो यहाँ पे एक सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिला। ये एक्ट अपने आप में सीमेंटिंग का काम करती है। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है ब्रिटेन की क्राउन का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटेन की क्राउन को और मजबूत करने का काम करती है भारत देश में। इसका ये सिग्निफिकेंस है। क्लियर है? 20 सालों के लिए लाइसेंस दिया गया था और जाहिर सी बात थी कि अब 20 सालों के बाद एक बार फिर से लाइसेंस को रिन्यू किया जाएगा। इसलिए 20 साल के बाद एक दूसरा एक्ट आता है जिस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगेन इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था कि जो कंपनी की लाइसेंस थी जो अभी तक 20 साल के लिए दी गई थी उस पर एक फैसला लेना था। इस एक्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए। इस एक्ट ने जो सबसे पहला चेंज किया वो चेंज था कि कंपनी को अब नेक्स्ट 20 साल के लिए लाइसेंस ग्रांट कर दिया गया। नेक्स्ट 20 साल के लिए लाइसेंस ग्रांट कर दिया गया, मगर कुछ अधिकार भी छीन लिए गए। ये लाइसेंस जो दिया गया था वो किस चीज के लिए दिया जाता था? ट्रेड करने के लिए। करेक्ट? और ईस्ट इंडिया कंपनी आज के डेट में क्या कर रही थी? ट्रेड कर रही थी। करेक्ट? कमर्शियल अफेयर्स को देख रही थी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रही थी। धीरे धीरे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने ले लिया, यानी ब्रिटेन की क्राउन ने ले लिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो फोकस कर रहे थे सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स पे। करेक्ट है? अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड करने का जो लाइसेंस था उसको 20 साल रिन्यू तो किया गया, लेकिन अभी तक जो लाइसेंसेस मिलती थी वो एक्सक्लूसिव राइट था। मतलब है कि कोई और कंपनी ब्रिटेन की इंडिया में या ईस्ट इंडीज में ट्रेड नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। ये एक्सक्लूसिव राइट को अब करटेल कर दिया गया, यानी उस पर कैची चला दी गई। 20 साल के लिए लाइसेंस तो ग्रांट किया गया, लेकिन जो मोनोपोली थी, मोनोपोली ओवर ट्रेड, यानी एक्सक्लूसिव राइट फॉर द ट्रेड, मोनोपोली है, उस मोनोपोली को यहां खत्म कर दिया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट है, यानी सिर्फ मोनोपोली है 2 क्षेत्रों में, कि जितने भी व्यापार ईस्ट इंडीज से होंगे उसमें अगर टी में व्यापार होता है, चाय में अगर व्यापार हो रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और नहीं करेगा। तो एक्सक्लूसिव राइट दिया गया, मतलब एक्सक्लूसिव राइट तो पहले से था, छीना गया, लेकिन टी से नहीं छीना गया। और चाइना के साथ जो ट्रेड हो रही है, ट्रेड विथ चाइना, इसकी भी एक्सक्लूसिव राइट ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इन 2 के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्सक्लूसिव राइट थी, मतलब वो ट्रेड तो करेंगे लेकिन सिर्फ वही ट्रेड नहीं करेंगे, एक्सक्लूसिव राइट छीन लिया गया। इसका अर्थ यह है कि अब ब्रिटेन की यानी इंग्लैंड की और भी सारे जो अलग अलग कंपनीज है वो अब भारत देश में उनके आने का विंडो ओपन हो गया। वो यहां पे आएंगे। टी और चाइना के साथ जो होने वाले ट्रेड है इनको छोड़कर मसाले हो, कॉटन हो, इन सभी चीजों में अब दूसरी कंपनी भी ट्रेड करेगी। ये इस एक्ट का सबसे मेजर प्रोविजन है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी तो अच्छा काम कर रही थी, तो ये यूं ही नहीं किया गया। समय बदल रहा था और समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। समय क्या बदल रहा था? वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा और इस टाइमलाइन को पढ़िएगा तो इस टाइमलाइन में आपको मिलेगा नेपोलियन, फ्रांस का रूलर। सो नेपोलियन अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करते चला जा रहा था पूरे यूरोप में, और फ्रांस का सबसे बड़ा राइवल था ब्रिटेन। और ब्रिटेन को इकोनॉमिकली क्रिपल करने के लिए, इकोनॉमिकली उनको कमजोर करने के लिए, आर्थिक रूप से ब्रिटेन को
उन्होंने एक पॉलिसी लेकर के आई, नेपोलियन ने एक पॉलिसी लेकर के आई। उस पॉलिसी का नाम था कॉन्टिनेंटल पॉलिसी, कि यूरोप के अंदर जितने भी कब्जे किए जा रहे हैं नेपोलियन के द्वारा, जितने भी एरियाज को कब्जा किया जा रहा है उसको एक कॉन्टिनेंट के रूप में बना दिया जाए। और इस कॉन्टिनेंटल पॉलिसी को मेंटेन रखने के लिए कि ये कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी लोग हैं वो आपस में ट्रेड करेंगे, ना कि बाहर के किसी भी कंट्री के साथ जिससे बाहर की कंट्री को मुनाफा हो। तो उन्होंने कॉन्टिनेंटल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की और इस कॉन्टिनेंटल पॉलिसी के तहत बर्लिन डिक्री इंट्रोड्यूस किया 1806 में और मिलान डिक्री इंट्रोड्यूस किया 1807 में। नेपोलियन की इस कॉन्टिनेंटल पॉलिसी का असर क्या था? इस दोनों डिक्री से क्या था कि जितने भी टेरिटरीज फ्रांस के अंदर हैं, यानी उनके कॉन्टिनेंट के अंदर हैं, तो नेपोलियन के आधार पर जो उन्होंने कॉन्टिनेंट डिक्लेयर कर रखा था, उस कॉन्टिनेंट के अगर अंदर है, तो फ्रांस ने जिन टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया है उस टेरिटरी के अंदर ब्रिटेन एक्सपोर्ट नहीं करेगी। ब्रिटेन का कोई भी प्रोडक्ट उसके अंदर नहीं आएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अर्थ क्या है इसका? आपको भी पता है कि जब ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स जब इंडिया आई तो वो ट्रेड करने आई, और ट्रेड करने का मतलब ये नहीं था कि यहां से सामान खरीद भी रही है और यहां पे बेच भी रही है। ट्रेड का अर्थ यहां था कि यहां से रॉ मटेरियल लेकर के जा रहे थे। ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स बनाए गए और उन प्रोडक्ट्स को वापस पूरे दुनिया भर में बेचा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, इंक्लूडिंग इंडिया, जिससे यहाँ भारत देश में व्यापार तो खत्म हो ही गया। जो यहाँ के छोटे मोटे कारीगर थे वो तो खत्म हो ही गए, यहाँ पे जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी वो भी खत्म हो गए क्योंकि कंपीट नहीं कर पाए। पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते दामों में बेचे जा रहे थे और इसी प्रोडक्ट को बेच करके ब्रिटेन पैसा बना रही थी। फ्रांस ने क्या किया कि अब इसको बैन लगा दिया कि हमारे जितने भी टेरिटरीज हमने कैप्चर कर रखे हैं वहां पे ब्रिटेन का कोई भी प्रोडक्ट एंटर नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी ब्रिटेन के अंदर ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, उनको नुकसान होने लगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया यूरोप का अब नेपोलियन के अंडर था और उतने बड़े एरिया में अब जो एक मार्केट था, उस मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे जो ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे, उनका नुकसान होने लगा और उन्होंने प्रेशर बनाया किस पे? ब्रिटेन की पार्लियामेंट पे। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो प्रेशर बनाया कि भैया ऐसे स्थिति में हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी कंपनी तो डूब जाएगी। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, सिर्फ एक कंपनी के लिए वहां पे व्यापार करने का स्कोप नहीं है। बहुत सारी कंपनी भी अगर इंडिया पे चली जाए तो इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि सभी कंपनियों को वहां से मुनाफा होगा। पहली बात उन्होंने ये करी, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने ये करी कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से एक लिमिटेड स्फीयर में ही व्यापार हो पा रहा है और उससे ब्रिटेन के अंदर उसका इकोनॉमिक लॉस देखने को मिल रहा है। इस क्लोज्ड इकोनॉमी की वजह से ब्रिटेन की जो प्रोस्पेरिटी है वो कहीं ना कहीं घट रही है। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से उन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लेकर के आया और चार्टर एक्ट की वजह से जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको खत्म कर दिया गया, उसको बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। सिर्फ टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़ करके अब जो गेट है इंडिया में सभी दूसरी ब्रिटेन की कंपनियों के लिए खोल दिया गया। क्लियर है? इसके अलावा ब्रिटेन के अंदर एडम स्मिथ की जो फ्री ट्रेड पॉलिसी थी उसका भी एक काफी बड़ा इन्फ्लुएंस था, वो भी एक कारण था इस पर्टिकुलर एक्शन के पीछे। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा कि मोनोपोली 20 साल के लिए रिन्यू तो की गई, सॉरी लाइसेंस 20 साल के लिए रिन्यू तो की गई, लेकिन मोनोपोली खत्म कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्लियर है? इसके साथ साथ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में और भी अलग अलग प्रोविजंस हैं। इस प्रोविजन के तहत जो अलग अलग प्रोविजंस है, उस प्रोविजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अब क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए इंडिया के दरवाजे खोल दिए गए हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज कि अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो फादर्स हैं, सेंट हैं, वो भारत में भी आकर के ईसाई धर्म का धर्म प्रचार कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ पे उसको लाइसेंस, उनको परमिशन दी गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे पहले
भारत देश के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं आए थे, वो आए हुए थे बट ऑफिशियली नहीं आए हुए थे क्योंकि उनको परमिशन नहीं था। इस चार्टर एक्ट के बाद इनको परमिशन हुआ कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, इंडिया में रह सकते हैं और धर्म प्रचार जो है वो ऑफिशियली कर सकते हैं। अभी तक वो बिना परमिशन के कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर जो ब्रिटेन से जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए हुए थे उसमें थे विलियम कैरी, एक इंपॉर्टेंट फिगर है, इफेक्टिव फिगर है, जो क्रिश्चियन मिशनरी का हिस्सा हुआ करते थे, जो भारत देश में आकर के धर्म प्रचार कर रहे थे। इनसे पहले 1500 में ब्रिटेन से जो पहले क्रिश्चियन मिशनरी जो रिकॉर्डेड है वो आए थे, दैट इज थॉमस स्टेफन। 1500 के आसपास वो यहां आए थे। उसके बाद ये 1700 में आए और फाइनली अब 1813 में ये अलाउ कर दिया गया कि अब क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे ऑफिशियली आकर के धर्म प्रचार कर सकते हैं और कन्वर्सन कर सकते हैं। और ये पॉलिसी काफी अच्छी भी थी ब्रिटेन की, रीजन बीइंग क्योंकि उन्होंने एक चीज नोटिस कर लिया था फ्रांस के केस में कि जब फ्रांस इंडिया आए थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया कि अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया और वो भी एक रीजन था कि वो भारत देश में टिक नहीं पाए क्योंकि रिलीजियस अफेयर पे इतनी जल्दी इंटरफेयर करना किसी के लिए भी सही चीज नहीं थी। इन्होंने पहले वहां पे अपना सत्ता स्टैब्लिश किया, प्रशासन को मजबूत किया, उसके बाद जाकर के क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोविजन था कि पहली बार स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। अर्थ क्या है इसका? इस एक्ट के तहत एक प्रोविजन किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए हर साल एनुअली भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, भारत में शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि पहली बार अब सरकार सरकारी फंड से एजुकेशन पे पैसा खर्च करेगी। जैसे आज भारत सरकार या राज्य सरकारें एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है, तो इसकी जो नींव है वो कब रखी गई? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के समय रखी गई। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पीटी एग्जामिनेशन के लिए भी, मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। और काम होगा कि इंडिया के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के लिए साइंस बेस्ड एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए और कहा जाता है कि दिस इज द सीड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। आधुनिक शिक्षा की ये बीज थी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और भी छोटी मोटी चीजें करी गई। इसके अलावा किया गया कि अब कंपनी का जो डिविडेंड है उसको 10% से बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की डिविडेंड को 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 10.5%। कि अब कंपनी इतने 10.5% तक जो है वो अपनी डिविडेंड अर्न कर सकते हैं, अपने शेयर होल्डर को फायदा पहुंचा सकते हैं। ये पर्टिकुलर चीज इस एक्ट से लागू करी गई। क्लियर है? ठीक है, तो ये था यहां तक आज का क्लास। आज के क्लास में हमने डिस्कस किया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786, हमने डिस्कस किया चार्टर एक्ट 1793 और हमने देखा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो अब हम डिस्कस करेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एज यू नो, हमने डिस्कस कर लिया है अभी तक 2 चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये भी बताया आपको कि चार्टर एक्ट को लाने के पीछे, इंट्रोड्यूस करने के पीछे पर्पस क्या था कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत में ट्रेड कर रही है और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में संभाल रही है, उसको लाइसेंसेस प्रोवाइड करना, लाइसेंसेस को रिन्यू करना। 1793 से पहले इंडेफिनिट टाइम के लिए, अनिश्चितकालीन तक के लिए लाइसेंस दिया गया था। 1793 में उसे 20 साल के लिए लिमिट कर दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में, ईस्ट इंडीज में ट्रेड करेगी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स।
तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट 20 साल के बाद एक फिर से चार्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में किसी भी प्रकार से ट्रेड करती है या फिर कोई अपना प्रेजेंस स्टैब्लिश करके रखती है, तो जरूरी है कि उसके पास वो लाइसेंसेस होने चाहिए। बिना लाइसेंसेस के वो यहाँ पे रह नहीं सकती, किसी प्रकार की कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं सकती। सो 1813 में अगेन 20 सालों के लिए लाइसेंस जो थी उसको रिन्यू किया गया। बट 1813 में जो एक्सक्लूसिव राइट थी टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज, उस एक्सक्लूसिव राइट को खत्म कर दिया गया, यानी मोनोपोली को एंड कर दिया गया और सिर्फ मोनोपोली बची हुई थी ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड इन टी। चाय के साथ अगर व्यापार कर रहे हैं और चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ व्यापार करेगी, उसके अलावा दूसरी ब्रिटेन की कंपनी भी भारत में आकर के व्यापार करेगी। इतना हमने देख लिया था। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। जाहिर सी बात है इस चार्टर एक्ट को भी लाने का सबसे मेजर पर्पस क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंसेस जो 20 साल में खत्म होने वाली थी उसको रिन्यू करना है या नहीं, उसके बारे में। तो इस एक्ट के तहत 1833 एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अगेन 20 सालों के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। बट अब इस बार जो लाइसेंस था वो लाइसेंस ट्रेड करने के लिए नहीं था कि जो, और एक्सक्लूसिविटी तो खत्म हो चुकी थी। इस बार जब लाइसेंस रिन्यू किया गया तो इस टाइम पे जो बची खुची एक्सक्लूसिव राइट थी उसको भी खत्म कर दिया गया। इसलिए बहुत सारे किताबों में आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका अर्थ यह है कि इसने एंड क्या कर दिया, एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली। यानी जो एक्सक्लूसिव राइट था किस चीज के लिए, पहले तो सब चीजों में था, अब एक्सक्लूसिव राइट था ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी। इन दोनों पे भी जो एक्सक्लूसिव राइट था उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। अब बाकी सारी कंपनियों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी हर क्षेत्र में इक्वली कंपीट करेगी। क्लियर है? इस पर्टिकुलर 20 साल के लाइसेंस रिन्यू करने के कारण पहले तो ट्रेड मोनोपोली में एंड किया ही गया, इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक दो काम कर रही थी, क्या, एक तो ट्रेड भी कर रही थी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थी, और उस विंग को संभालने का काम कौन कर रही थी, वो कर रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश के अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स यानी राज व्यवस्था को भी चलाने का काम कर रही थी, और इसकी दूसरी विंग थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बेसिकली किसके अंडर काम कर रही थी, ब्रिटेन की क्राउन के अंदर, और वो यहाँ पे काम कर रही थी। तो दोनों तरीके से काम हो रही थी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा जा रहा था, शासन प्रशासन भी चीजें देखी जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, और ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट अब इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वो यहां पे 20 सालों के लिए है, लेकिन अब वो एज अ शासक प्रशासक के रूप में भारत देश की जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स है उसको सिर्फ टेक केयर करेगी। लॉजिक सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको लॉजिक हो जाएगा। याद करने से ज्यादा अच्छा है लॉजिक लगाइए। अगर अब भारत देश के अंदर सभी कंपनियों के लिए व्यापार खोल दिया गया है, आप खुद समझिए, सभी कंपनियों के लिए अगर व्यापार ओपन कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी सब भारत में आकर के व्यापार करेगी और सभी चीजों में करेगी, चाहे वो कपास हो, मसाले हो, चाय हो, चाइना के साथ ट्रेड हो या ईस्ट इंडीज के अंदर, हर प्रकार से वो ट्रेड करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे ट्रेड करती है तो एक बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता रहेगा, तो एक फेयर कंपटीशन नहीं है। कैसे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही है, ट्रेड के साथ साथ यहाँ पे कानून बना रही है, रूल्स रेगुलेशन मेंटेन कर रही है, यहाँ के रेवेन्यू सिस्टम्स को भी देख रही है, टैक्स कलेक्शन भी कर रही है, जहां पे भी टेरिटरीज एक्वायर करके रखी हुई है ब्रिटेन के क्राउन के बिहाफ में ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ के मिलिट्री पे भी उनका कंट्रोल है। ऐसी परिस्थिति में वो कमर्शियल एक्टिविटी अगर परफॉर्म करेगी यानी बिजनेस भी कर रही होगी, तो ऐसी परिस्थिति में जो प्राइवेट एंटिटीज है, जो दूसरी कंपनी आ रही है, उस पर बहुत तरीके से रोक लगा दिया जाएगा, नियम कानून लगा दिया जाएगा और उसको एक फेयर ग्राउंड नहीं मिलेगा ट्रेड करने। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी था भी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को या तो कमर्शियल बॉडी फुल्ली बना करके बाकी सारे कंपनियों के साथ कंपीट करने का मौका दिया जाए, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से
कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो बिजनेसेस में जो पार्टिसिपेट कर रही है उसको खत्म कर दिया जाए, वो शासन प्रशासन चलाए और बाकी कंपनीज जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। तो इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कन्वर्ट कर दिया एज अ फ्रॉम द कमर्शियल बॉडी टू एक बिजनेस एंटिटी से कन्वर्ट करके एक पॉलिटिकल एंटिटी बना दिया, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर है यहां तक? आई होप सॉरी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ये मेन पर्पस था। इस एक्ट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बहुत बुक्स में नहीं मेंशन है, लेकिन हो सकता है कि कभी भी पूछा जा सके। तो जब आप इस एक्ट के ओरिजिनल ड्राफ्ट को पढ़िएगा तो उसमें आपको दिखेगा इस एक्ट को कहा जाता है सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833। इसके साथ साथ इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है 1833। क्लियर है? अब इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है उसके पीछे रीजन है। इस एक्ट को सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया था कि भारत की शासन प्रशासन और ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू करना है, यहाँ के प्रशासन में चेंजेस करना है। इसके साथ साथ इसका एक पर्पस ये भी था कि सेंट हेलेना जो है उसको ट्रांसफर भी करना था। सेंट हेलेना बेसिकली एक आइलैंड है और ये आइलैंड कहाँ है? साउथ अटलांटिक ओशन में। साउथ अटलांटिक ओशन, महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये आइलैंड है। और ये आइलैंड पे कब्जा किसका था? ये आइलैंड पे कब्जा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये बेसिकली आइलैंड अगर हम बात करें कहां थी, ये ब्राजील में। क्लियर है? सो अब इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पर्टिकुलर आइलैंड को ट्रांसफर करना था ब्रिटेन की क्राउन को। तो ये ट्रांसफर तभी पॉसिबल होता जब कोई कानून आती। इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो सेंट हेलेना आइलैंड है उसको ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटेन की क्राउन के पास। क्लियर है? ये एक मेजर डेवलपमेंट हुई। क्लियर है? इसके बाद जो सेकंड प्रोविजन है इस एक्ट का, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नॉमेनक्लेचर को चेंज करके रख दिया। सो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पोजीशन थी उसको चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ यह है कि अब पूरे भारत पर कंट्रोल किसका है? ब्रिटिशर्स का। और ये जो नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया ये सिंबॉलिक है इस टर्म्स में कि जो सेंट्रलाइजेशन, जो केंद्रीकरण का काम शुरू किया गया था, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का काम शुरू किया गया था 1773 में। इससे पहले सब अपने अपने गवर्नर्स हुआ करते थे, अलग अलग प्रेसिडेंसी थी और अपने अलग अलग फील्ड में सब अपने आप रूल कर रहे थे। लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन का काम 1773 में शुरू हुआ, अब वो फाइनल स्टेप ले लेता है 1833 में, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नॉमेनक्लेचर को चेंज करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ यह है कि अब ये इंडिया के गवर्नर जनरल होंगे और इसके अधीन जितने भी प्रेसिडेंसी होंगे सब इनके अधीन होंगे। तो दिस इज द फाइनल स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने? तो विलियम बेंटिक। William Bentinck became the first Governor General of India in 1833. क्लियर है? इस पर्टिकुलर चीज को करने के बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिनल ड्राफ्ट में आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार, अभी तक क्या आपने देखा कि ब्रिटिशर्स ट्रेड करने भारत देश में आई और वो ट्रेडिंग करने लगी, धीरे धीरे टेरिटरीज एक्वायर करने लगे वॉर्स के थ्रू, और उसके बाद शासन प्रशासन शुरू कर दिए चलाना भारत देश का। कब से? 1765 से, जब दीवानी राइट मिला तब वो एक शासक बने, रूलर बने भारत देश के, बंगाल के रूलर बने मेनली। फिर आगे चल करके ब्रिटिशर्स ने ये क्लियर किया कि जितने भी एरियाज में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लैंड है वो लैंड कहलाया जाएगा ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, की मतलब वो लैंड ब्रिटिश क्राउन के अंदर आते हैं। चलिए ये भी क्लियर है। लेकिन अब ऑन पेपर एक चीज करी गई कि उन्होंने लिख दिया कि इंडिया
British India from here onward will be the colony of Britain Crown या British Crown. That means जो गुलामी है, जो अंग्रेजों ने गुलामी सिस्टमेटिक तरीके से करी, अब वो गुलामी को उन्होंने लीगलाइज कर दिया ऑन पेपर. पहली बार ऑन पेपर ब्रिटिशर्स ने माना कि भारत देश अब हमारा गुलाम है. इट इज अ कॉलोनी ऑफ इंडिया. दैट मीन्स इंपीरियलिज्म. फर्स्ट टाइम. क्लियर है? इस एक्ट ने, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने एक काम और किया. इट फुल्ली सबऑर्डिनेटेड the presidency of Bombay and Madras under presidency of बंगाल. अर्थ क्या है इसका? अर्थ यह है कि आपने देखा 1773 से धीरे धीरे प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास को पावर उनसे छीन ली गई, सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गई. आगे चल करके वॉर, डिफेंस, इन सब रेवेन्यू मैटर, इन सब चीजों से भी पावर छीन ली गई, सबऑर्डिनेट कर दिया गया. और फाइनली अब जाकर के जो एक अहम पावर बची हुई भी थी किसी भी गवर्नर के पास या गवर्नर इन काउंसिल के पास प्रोविंसेस में, इसको भी फुल्ली सबऑर्डिनेट कर दिया गया. और वो पावर क्या थी? लेजिस्लेटिव पावर. लेजिस्लेटिव पावर. क्या वो रूल रेगुलेशन कानून बनाते थे अपने क्षेत्र के लिए? ये अलाउड था. एग्जीक्यूटिव पावर तो छीन ली गई थी, लेजिस्लेटिव पावर जो थी वो उनके पास इंटैक्ट थी. लेकिन 1833 के बाद सभी प्रेसिडेंसीज के जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो छीन ली गई और उसको ट्रांसफर कर दिया गया किसके पास? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर. दैट मीन्स कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन जो उनको एग्जिस्ट करने वाली काउंसिल है, दैट इज गवर्नर जनरल इन काउंसिल. वो काउंसिल अब जो लॉ बनाएगी वही लॉ पूरे पैन इंडिया में लागू होगा. इसका अर्थ यह है कि अब अलग अलग प्रोविंसेस या प्रेसिडेंसीज कानून नहीं बना सकते. एक ही कानून बनेगा जो यूनिफॉर्म तरीके से पूरे भारत देश में जहां पे भी ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया की जो टेरिटरीज है वहां पे यूनिफॉर्म तरीके से लागू होगी. इस एक्ट में क्लियर कर दिया गया. अब अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रहे हैं तो सेंटर में भी लेजिस्लेटिव पावर में एक चेंज देखने को मिला. पहली बार, फर्स्ट टाइम, दिस एक्ट सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी कार्यकारी जो कार्य थे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन. जो विधायी शक्तियां थी और जो कार्यकारी शक्तियां थी, इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया गया. मतलब समझाता हूं. गवर्नर जनरल इन काउंसिल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद थी, जो क्या करती थी? कानून भी बनाती थी, रूल रेगुलेशन भी बनाती थी और उसको लागू करने का भी काम करती थी. अब इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद लॉ मेकिंग पावर और लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया. बॉडी एक ही थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यही कानून भी बनाएगी, लागू भी करेगी. लेकिन अब एक सेपरेशन कर दिया गया. सेपरेशन क्या किया गया कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन जब ये कर रही होगी तो अलग तरीके से बैठेगी और लेजिस्लेटिव फंक्शन जब परफॉर्म कर रही होगी तब ये अलग तरीके से बैठेगी. और इसके लिए एक चेंज किया गया. अभी तक आपने देखा कि 1773 में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल थी, उसमें 4 मेंबर थे, जिसको बाद में चेंज करके कितना कर दिया गया? 3, जिससे यूनिफॉर्मिटी आ सके, मतलब आ जाए, जहां पे एक फैसला निर्णायक रूप से लिया जाए. वापस 1833 के चार्टर एक्ट में इस 3 मेंबर को वापस 4 कर दिया गया. क्लियर है? आप देख रहे होंगे कि कैसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में चेंजेस आए. कमांडर इन चीफ को एंटर किया गया, फिर बाहर निकाला गया. 3 मेंबर की, 4 मेंबर से 3 मेंबर की बॉडी बनी. काउंसिलर ऑफ 4 से 3 बन गई, फिर 3 से 4 बन गई. और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस पर्टिकुलर एक्ट से गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उसकी परिषद में 3 मेंबर से वो 4 मेंबर दोबारा हो गए. तो दोबारा कब हो गए? 1833 एक्ट से. और ये जो चौथा मेंबर ऐड किया गया वो एक
स्पेसिफिक पोस्ट के साथ ऐड किया गया, दैट विल बिकम अ लॉ मेंबर। कि ये जो चौथा मेंबर है, जब ये बॉडी लेजिस्लेशन का काम करेगी, कानून बनाने का काम करेगी, तो ये चौथा मेंबर सिर्फ कानून बनाने के कार्य में पार्टिसिपेट करेगा, ना कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये बॉडी अलग अलग तरीके से बैठने लगी और यहीं से जन्म होता है। इसी एक्ट से पहली बार नींव पड़ती है किस चीज की? पार्लियामेंट की। अभी तक क्या था? सरकार, और अब क्या बना? पार्लियामेंट। सो लेजिस्लेटिव फंक्शन का जो सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव फंक्शन से, उसकी नींव यहां पे डाली गई। क्लियर है? सो अब एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह गवर्नर काउंसिल एक्ट करती थी और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह सरकार के रूप में भी एक्ट करती थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन द लेजिस्लेशन एंड द एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को बाइफर्केट कर दिया गया। चौथा लॉ मेंबर जो ऐड हुए थे वो थे लॉर्ड टी.बी. मैकुले। और इसी के साथ साथ 1834 में 1834 में भारत देश में पहली बार एक लॉ कमीशन का गठन किया गया, विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली बार लॉ कमीशन, आज भी लॉ कमीशन है, लेकिन भारत देश के अंदर लॉ कमीशन की जेनेसिस कहां थी? सो 1834 में, दैट इज ब्रिटिश इंडिया। और इसके पहले चेयरमैन अपॉइंट होते हैं, फर्स्ट चेयरमैन लॉर्ड टी.बी. मैकुले। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। जो लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, उन्हें एक चेयरमैन बनाया गया एक कमीशन का, जिसे कहा जाने लगा लॉ कमीशन यानी विधि आयोग। इनका काम था कि कानून के फील्ड में सलाह देना, किसको? गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल काउंसिल को। दूसरा, इन्हें टास्क असाइन किया गया कि जितने भी भारत देश में कानून है अलग अलग, उसको कोडिफाई किया जाए, मतलब उनको संहिता में बनाया, जैसे सिविल कानून है, क्रिमिनल कानून है। और टी.बी. मैकुले ने ही आगे चल करके इसी लॉ कमीशन के अंतर्गत आईपीसी, सीआरपीसी, इन सभी जो सिविल कानून थे, लॉ कानून थे, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, इन सभी कानूनों को कोडिफाई करने का काम किया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ये चेंज किया गया और अब ये जो काउंसिल लॉ जो बनाएगी वो पूरे भारत देश में यूनिफॉर्म वे से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन देखेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चेंज क्या किया? इस एक्ट ने स्प्लिट कर दिया, दिस एक्ट स्प्लिटेड द बंगाल प्रेसिडेंसी। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको बाइफर्केट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। किसमें? एक बना दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी और दूसरी बना दी गई आगरा प्रेसिडेंसी। तो बंगाल, क्वेश्चन आ सकता है कि आगरा प्रेसिडेंसी को किस प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि आगरा प्रेसिडेंसी किस चार्टर एक्ट से बना? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक्ट से बना। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी को कब स्प्लिट किया गया? तो बंगाल प्रेसिडेंसी को स्प्लिट किया गया 1833 में। क्लियर है? एंड द लास्ट प्रोविजन जो थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इस एक्ट ने पहली बार एक अटेम्प्ट लिया था ओपन कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि इस चार्टर एक्ट का सेक्शन 87 ये कहता है कि अब इंडिया की जो सर्विसेज है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो सर्विसेज है, उसमें इंडियन नेटिव्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडियन नेटिव्स भी। दैट मीन्स द कंपटीशन इन सभी सर्विसेज में दाखिला लेने के लिए, वैकेंसीज में जॉब लेने के लिए, अब जो कंपटीशन होगी दैट इज गोइंग टू बी ओपन फॉर ऑल। मतलब किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, नेशनैलिटी, इन सभी चीजों पे किसी के आधार पे चुनाव नहीं किया जाएगा। विदाउट एनी ऑल दिस थिंग्स, जॉब्स जो है वो इंडियन नेटिव के लिए भी खोले जाएंगे। ठीक है। ये एक कोशिश की गई, यहां पे लागू नहीं हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इसको लागू किया जाएगा। इस एक्ट के 87 के अंदर प्रोविजन था कि नाउ द भारत की जो जितने भी सर्विसेज हैं सभी के दरवाजे अब इंडियंस के लिए भी ओपन किए जाएंगे। और
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया था कि वो एक साल में 4 बार 4 टाइम्स कुछ इंडियन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे, जॉब के लिए नहीं, कंपटीशन के लिए। क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे साल में 4 बार। जितनी भी वैकेंसीज निकाली जाएगी, मान लेते हैं कि 100 वैकेंसीज निकाली जाती है सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस सिविल सर्विसेज में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार होगा कि वो साल में 4 बार कुछ कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे इस एग्जाम के लिए, इस वैकेंसीज के लिए। जिस वैकेंसीज को फिल करने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और एग्जाम उस समय कहां होता था? लंदन में। उस एग्जाम में ये सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनली अगर वो पास हो जाते हैं तो वो यहां पे दाखिला ले लेंगे। क्लियर है? सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट ने पहली बार भारत के जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें जॉब्स के लिए यानी सिविल सर्विसेज के लिए पहली बार दरवाजा खोलने का एक अटेम्प्ट लिया था। तो अटेम्प्ट जब पूछा जाए तो चार्टर ऑफ 1833, और फाइनली 1853 में ओपन कंपटीशन के दरवाजे खुल चुके थे, जिसमें इंडिया के जो नेटिव है यानी इंडियंस जो है वो भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं जॉब लेकर के, एग्जाम को पास करके। क्लियर है? सो दिस इज ऑल ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।